कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के एक रिसर्चर को देख पाते हैं जो कि एक डिवाइस लेकर एक फैक्ट्री के अंदर स्पिरिट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस काम में उसके दो दोस्त भी मदद कर रहे थे, लेकिन तभी चीजें बिगड़ने लगती है। अचानक से ही उन्हें वहां पर काफी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होता है, जिसके बाद माइक के ऊपर कहीं से हमला होता है और उसमें उसकी एक आंख डैमेज हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उसके दो दोस्तों पर भी कोई सुपर नेचुरल पावर हमला करती है और उन्हें घसीटते हुए वहां से ले जाती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन ब्रायन नाम के कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि एक वीआर ग्लासेस बना रहा था, यानी कि वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, जिससे कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियलिटी के फीलिंग के साथ देख सके। तभी ब्रायन अपने सामने एक लड़की के वीआर को देख रहा होता है और उससे कंटिन्यूअसली बातें कर रहा था। इसके कुछ ही देर के बाद में वो ग्लासेस काम करना बंद कर देते हैं। अब ये लड़की कौन थी हमको मूवी के अंदर आगे पता चलेगा। खैर अब वो कॉलेज जाता है जहाँ पर वो उन ग्लासेस को ही ठीक करने में लगा रहता। खैर तभी वहाँ पर ब्रायन के दोस्त एलिस और सीसॉप आते हैं और वो उसे शाम में हैंग आउट करने के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन ब्रायन इस चीज के लिए ये कहकर मना कर देता है कि उसे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। अब आगे हम उसको उसके इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के पास देखते हैं जहाँ पर वो अपने ग्लासेस पहनता है और उसके सामने फिर से वही लड़की का वीआर मॉडल दिखाई देता है, जिसको वो धीरे धीरे फॉलो कर रहा था और कुछ ही देर के बाद में वो उदास होकर बैठ जाता है। जिसके बाद ब्रायन इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर जाता है और उसे वहां पर एक सोनार मैग्नेटिक डिटेक्शन डिवाइस मिलता है, जो कि वही डिवाइस था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में माइक को इस्तेमाल करते हुए देखा था, जिसकी मदद से वो स्पिरिट्स को ढूंढ रहा था। खैर अब ब्रायन बिना कुछ सोचे समझे ही उस डिवाइस को भी ऑन कर देता है, जिसके अगले ही पल बेसमेंट के अंदर सभी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। यहाँ तक कि डिवाइस के स्क्रीन पर भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के सिग्नल्स दिख रहे थे, जो कि ब्रायन के आसपास ही थी, जो कि पूरी तरह से एक सुपर नेचुरल पावर थी। लेकिन इससे पहले कि ब्रायन कुछ भी कर पाता सभी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। अब हम सीसॉप और एलिस को बातें करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर सीसॉप एलिस को ब्रायन की गर्लफ्रेंड एलन के बारे में बताता है, जिसकी मौत पिछले साल ही हो गई थी। हुआ ऐसा था कि ब्रायन और एलन कार से रात में आ रहे थे और रोड पर बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और कुछ ही देर के बाद में कार असंतुलित होकर खाई में गिर पड़ती है, जिससे कि एलन वहीं पर मारी जाती है, लेकिन ब्रायन उसमें बच गया था। एंड ऑब्वियसली वो इस चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने ही एलन को उस रात अपने साथ चलने के लिए बार बार बोला था। खैर अब इस बैक स्टोरी से हम इतना समझ पाते हैं कि ब्रायन जिस लड़की को बार बार वीआर ग्लासेस में देख रहा होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड एलन थी, और उसी वीआर ग्लासेस के जरिए ब्रायन कुछ समय के लिए एलन को देखकर खुश होता था। एनीवेज अब तभी वहां पर ब्रायन भी आ जाता है और उसने अपने साथ वो मैग्नेटिक डिवाइस भी ले लिया था, जो कि उसने बेसमेंट में इस्तेमाल किया। अब ये बात जब एलिस को पता चलती है तो वो उस डिवाइस को वापस इंस्टीट्यूट में रख कर आने के लिए कहती है, क्योंकि ये चोरी करने जैसा था। लेकिन ब्रायन इस पर ये कहता है कि वो डिवाइस काफी समय से वहां पर रखा हुआ है और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता। ब्रायन यहाँ पर इन दोनों को एक न्यूज भी दिखाता है, जो कि एक फैक्ट्री की थी, जिसके अंदर उनके ही इंस्टीट्यूट के दो प्रोफेसर की बॉडीज मिली थी, जो कि सीक्रेटली फैक्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बॉडी की हालत बहुत ही खराब थी और उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से पता भी नहीं चल पाई थी। खैर दूसरी तरफ हम उसी बेसमेंट को देखते हैं जहाँ पर एक केयर टेकर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है और अगले ही पल कोई सुपर नेचुरल पावर उसे बेसमेंट के अंदर खींच लेती है। यानी कि ब्रायन ने इस डिवाइस को इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसे इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था। अब अगली सुबह ब्रायन उस डिवाइस को लेकर उसी खाई के पास जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी और वहां जाकर उसे वो इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसे एलन की स्पिरिट मिल जाए। लेकिन डिवाइस इस बार किसी भी सुपर नेचुरल पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इन शॉर्ट ब्रायन इस डिवाइस के जरिए एलन को वापस लाना चाहता था और शायद से वो उसको उन वीआर ग्लासेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहता था। आई मीन स्पिरिट के साथ इंटीग्रेशन, ये तो कोई नई टेक्नोलॉजी हो गई। खैर ब्रायन अब हताश होकर एलिस के पास वापस जाता है जहां पर वो उसे कुछ अजीब दिखाती है। एलिस अपने घर के अंदर एक बुक को शेल्फ पर रखती है और कुछ ही देर के बाद वापस आकर देखने पर वो बुक फिर से नीचे रखी हुई थी। ये चीज ब्रायन भी झुठला नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके सामने हुआ था और इस बार उसने ही बुक को शेल्फ पर रखा था। अब आगे जब तीनों साथ होते हैं तब एलिस बताती है कि वो रेंट पर उस घर में रहती है और जब से वो उस घर में आई है तब से ही वो इस चीज को नोटिस कर रही है। ब्रायन थोड़ी बात को सुनने के बाद इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है और एलिस से ये कहता है कि वो लोग उस घर के अंदर इस डिवाइस को ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर असल में कोई स्पिरिट है भी या फिर नहीं। अब पहले तो एलिस इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी अच्छा सजेशन था, लेकिन ब्रायन के बहुत ही ज्यादा जिद करने पर वो मान जाती है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। खैर अब तीनों रात में एलिस के रूम में जाते हैं और फिर ब्रायन एलिस को अपने वीआर ग्लासेस पहनाता है और उसे डिवाइस से कनेक्ट करके बुक शेल्फ के पार जाने के लिए कहता है।
जिसके बाद एलिस बुक शेल्फ के पास जाती है और वापस उस किताब को उठाकर उसी शेल्फ पर रखती है और तभी सीसॉप भी डिवाइस को ऑन कर लेता है, लेकिन चीजें इन लोगों के हिसाब से नहीं होती। डिवाइस को ऑन करते ही सीसॉप और ब्रायन का एलिस से कॉन्टेक्ट टूट जाता है और डिवाइस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आने लगते हैं। चारों तरफ की चीजें गिरने पड़ने लगती हैं और ब्रायन फिर भागकर एलिस के पास जाता है, जहां पर उसे अपने सामने शेल्फ की कई सारी किताबें हवा में ही तैरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन पिछली बार की तरह ही सभी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और सबको लगता है कि वो अब सेफ है। पर जैसे ही ब्रायन हॉल से बाहर जाने की कोशिश करता है, एक स्पिरिट उसे हवा में उठाकर बुक शेल्फ पर ही फेंक देती है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब एलिस के लिए ये सब काफी वियर्ड था, क्योंकि उसे ये बात तो पहले से ही पता थी कि उसके घर के अंदर स्पिरिट है, लेकिन आज से पहले कभी भी उस स्पिरिट ने ऐसे वायलेंटली रिएक्ट नहीं किया था। एलिस को तब पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब उस डिवाइस की वजह से ही हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये इन चीजों पर डिस्कशन करते, इन्हें बेसमेंट के केयर टेकर के बारे में पता चलता है, जिसकी बहुत ही अजीब हालातों में मौत हुई थी और उसके शरीर की हालत काफी खराब थी, जैसे कि इन प्रोफेसर्स के साथ हुआ था। अब एलिस इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि ये हद से ज्यादा भयानक था। लेकिन ब्रायन के मन में अब भी तसल्ली नहीं हुई थी। अब तीनों मिलकर माइक टर्नर से मिलने जाते हैं, जिसके बारे में ब्रायन को उस फाइल से पता चला था जो कि बेसमेंट में उस डिवाइस के साथ रखी हुई थी। ये सोचकर कि माइक को इस डिवाइस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, और माइक मेरे ख्याल से वही है जिसको हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब तीनों जाकर माइक से मिलते हैं, जो कि इनसे मिलते ही इनको कहता है कि अगर तुमने इस डिवाइस को यूज कर लिया है तो तुम पहले ही खतरे में आ चुके हो। आगे माइक बताता है कि यह डिवाइस उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस पर वो कोल्ड वॉर के समय से काम कर रहे थे। इस चीज के लिए गवर्नमेंट भी उनको फंड कर रही थी और उस वक्त दुनिया से छुपाकर ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिसे आज के लोग सच भी नहीं मानेंगे। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स उस वक्त इंस्टीट्यूट के अंदर ही किए जा रहे थे, जो कि सिर्फ बोलने के लिए इंस्टीट्यूट था। और यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि कहाँ से ये डिवाइस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आया। अब माइक आगे बताता है कि इसी एक्सपेरिमेंट में स्पिरिट्स की प्रेजेंस को पता करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया, लेकिन आगे चलकर ये काफी खतरनाक साबित हुआ और इसने उसके 2 दोस्तों की जान ले ली। और ये वही 2 प्रोफेसर्स थे जिनकी फैक्ट्री बॉडी के अंदर मिली थी, यानी कि माइक बच गया था। इन शॉर्ट माइक ये बताता है कि यह डिवाइस जानलेवा है, लेकिन तभी सीसॉप ये कहता है कि वो मैग्नेटिक सिग्नल्स की इंटेंसिटी को कम कर सकता है, जिससे कि उनके ऊपर इतना खतरा भी नहीं होगा और वो स्पिरिट को देख भी पाएंगे। जिस पर माइक उनको कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ से सीन सीधा एलिस के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग वापस उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले थे, जिसमें पहले इन्होंने देख लिया था कि ये कितना खतरनाक है। यहाँ एलिस को ना चाहते हुए भी दोनों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ रहा था। खैर अब तभी वहाँ पर घर की ओनर कीरा भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सबको अंदाजा था कि ये स्पिरिट कीरा की मॉम की है, तो कीरा का यहाँ पर रहना सही होगा। अब इस बार ब्रायन उन ग्लासेस को पहनकर शेल्फ के पास जाता है और डिवाइस को भी ऑन कर दिया जाता है, यानी कि वो VR हेडसेट की मदद से स्पिरिट को देखना चाहता था उस डिवाइस के साथ इंटीग्रेशन करके। इसके बाद ब्रायन उस किताब को वापस शेल्फ के ऊपर रख देता है, लेकिन अगले ही पल एक स्पिरिट जिसे ब्रायन अब देख भी पा रहा था, वो उस किताब को वहाँ से उठाकर ब्रायन के पास ले जाने लगती है। अब कीरा जो कि ऊपर बैठकर ये सब देख रही थी, वो पहचान जाती है कि ये उसकी माँ ही है, इसलिए वो वहाँ से भागकर हॉल में आती है और अपनी मॉम की प्रेजेंस को महसूस करके रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसे वो किताब देती है और अगले ही पल वहाँ से चली जाती है, और ये चीजें सबके लिए काफी इमोशनल थी। लेकिन उसके साथ ब्रायन और सीसॉप को इस बात की खुशी भी हो रही थी कि वो फाइनली अब इस डिवाइस की मदद से स्पिरिट्स को देख पा रहे थे। इनफैक्ट सीसॉप इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था कि वो लोग एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें यही टेक्नोलॉजी होगी और उससे लोग अपने फोन से स्पिरिट्स को देख पाएंगे और इससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। यहाँ तक कि सीसॉप ने ऐसा ऐप बना भी लिया था और बस उसे अब कहीं पर जाकर टेस्ट करने की देरी थी। एंड गेस व्हाट, इसके लिए सीसॉप ने उसी फैक्ट्री को चुना था जहाँ पर माइक के दोस्तों की यानी कि उन प्रोफेसर्स की बॉडी मिली थी, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आइडिया नहीं था। खैर फैक्ट्री की भी एक बैक स्टोरी थी। ये एक आम फैक्ट्री थी जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और प्रोटेस्टर्स अपने फैमिली के साथ बेसमेंट में जाकर बैठ गए थे ताकि काम शुरू ना हो पाए। इस वजह से फैक्ट्री के ओनर ने प्रोटेस्टर्स को डराने के लिए बेसमेंट के अंदर आग लगाने का फैसला लिया ताकि वो लोग वहाँ से भाग जाएं। लेकिन किसी की वजह से वो लोग वहीं पर फंस गए थे और 53 लोगों की फैक्ट्री के अंदर ही जलकर मौत हो गई, यानी कि 53 लोगों की। अब सीसॉप अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का प्लान बता ही रहा होता है, लेकिन टेस्ट के शुरू होने
से पहले ही सीसॉप और एलिस के बीच काफी बहस होती है, क्योंकि वो ये कह रही थी कि इससे उनकी जान पर खतरा आ सकता है, जो कि बिल्कुल वैलिड बात है। और इसी वजह से वो दिमाग लगाती है और एलिस टेस्ट में मदद करने से इनकार करके वहाँ से चली भी जाती है। अब सीसॉप और ब्रायन दोनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और सीसॉप अपने सॉफ्टवेयर को फैक्ट्री के अंदर ट्रांसमिटिंग टावर से जोड़ने की गलती कर देता है, यानी कि वो उसकी रेंज बढ़ाना चाहता था। अब क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसमिटिंग टावर के जरिए अब हर उस जगह पर जा चुकी थी जहां पर टावर मौजूद थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रेंज इंक्रीज कर दी गई, यानी कि अगर ये सॉफ्टवेयर खतरनाक निकला तो ये उन सब के लिए जानलेवा साबित होगा। सारी की सारी स्पिरिट्स यहाँ पर आ जाएंगी जो कि टावर के सिग्नल्स का इस्तेमाल करके ऐसा करेंगी। और इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बेसमेंट तक भी पहुंच गई थी जहां पर एलिस उस वक्त मौजूद थी। और इसी वजह से एक स्पिरिट होती है वो ड्रिलिंग मशीन लेकर एलिस को इंजर्ड कर देता है, जिसको एलिस सीसॉप के ऐप में साफ साफ देख पा रही थी। यहाँ तक कि सीसॉप का ऐप अपने आप स्पिरिट के प्रेजेंस में काम करने लग रहा था। अब यहाँ से एलिस किसी तरह अपनी जान बचाकर माइक के पास जाती है और उस वक्त माइक घर पर नहीं होता। अब तभी एलिस माइक की कुछ पुराने फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग्स को देखती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि माइक की भी फैमिली उसी फैक्ट्री में प्रोटेस्ट करते समय मारी गई थी। और माइक को पहले से ही पता था कि यह डिवाइस कितना खतरनाक है। असल में माइक मूवी की शुरुआत में उस डिवाइस के जरिए अपनी ही फैमिली की स्पिरिट्स को डिटेक्ट कर रहा था, पर उसके डरावने आउटकम से फिर माइक को हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे इस चीज को प्रोसीड करे। उसे यह लग रहा था कि वहाँ पर उन स्पिरिट्स के साथ कुछ डीमंस भी आ सकते थे, और इसलिए उसने अपने डिवाइस को तबाह करने के बजाय उसे जानबूझकर फाइल्स के साथ ही छोड़ दिया था, ताकि फ्यूचर में किसी के पास ये डिवाइस जाए और वो क्यूरियोसिटी के चलते इसको इस्तेमाल करे। साथ ही साथ वो फाइल के जरिए उसके पास पहुंच जाए और वो उसे इनडायरेक्टली एनकरेज करे इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि उसने तभी कर दिया था जब ब्रायन, एलिस और सीसॉप उसके पास आए थे। यानी कि उसको पता था कि अगर इस डिवाइस की एनर्जी को कम कर दिया जाएगा तो एक दो स्पिरिट्स को देखा जा सकता है, जो कि काफी बढ़िया है। लेकिन उसे ये भी पता था कि जो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट होगा वो पक्का इसका सिग्नल बढ़ाएगा, इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, जिसके चलते वो शायद अपनी फैमिली को फिर से देख पाए। यानी कि वो खुद इसमें डायरेक्टली नहीं आना चाहता था। और आप ये सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, तो बिना रिस्क के लिए ये लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर देंगे, जो कि हुआ भी, जिससे कि माइक अपनी फैमिली से मिल पाएगा और सारा का सारा खतरा उसे इस्तेमाल करने वाले पर आ जाए। यानी कि उसका काम भी हो गया, सारे बेनिफिट भी मिल गए, लेकिन जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो उसके ऊपर नहीं आएंगे। ये सारी बातें माइक भी एडमिट करता है, लेकिन एलिस उसको ये कहती है कि वो कैसे दो मासूम लोगों की मौत का रीजन बन सकता है। उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए होगी। वो उसको उसकी फैमिली के बारे में कहकर इमोशनल करती है। इसके बाद माइक को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों फिर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। माइक सबसे पहले एलिस को टावर की वायर तोड़ने के लिए कहता है, ताकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ से बाहर ना जा पाए और इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। और माइक खुद फैक्ट्री के अंदर दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ उस मूर्ख ब्रायन और मूर्ख सीसॉप ने टेस्ट शुरू कर दिया था, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही भयानक आ रहे थे। माइक के ऊपर भी फैक्ट्री के अंदर स्पिरिट्स हमला कर रही थी और उसको घसीट कर कहीं ले जा रही थी। अब तब तक सीसॉप के ऊपर भी स्पिरिट्स का हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। फिर तब यह माइलिस को लेते हैं, जो कि टावर की आखिरी वायर को निकालते हुए गलती से टावर से फिसल जाती है और इतने ऊपर से गिरने की वजह से उसकी भी दर्दनाक मौत होती है। I mean, इस बेचारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने दोस्तों की मदद करते हुए वो भी शहीद हो गई। खैर, अंत में सिर्फ ब्रायन ही जिंदा बचा हुआ था, जिसको एलिस की स्पिरिट अपने सामने दिख रही थी, जिसको देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि ब्रायन एलिस से प्यार करता था। पर अगले ही पल उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ती है और फिर हम सबकी बॉडी को देख पाते हैं, इंक्लूडिंग माइक, यानी कि उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एक अननोन लेडी को देखते हैं, जिसके फोन पर ईमेल के जरिए सीसॉप के उसी ऐप को डाउनलोड करने का मेल आता है, जिसे सीसॉप ने स्पिरिट्स को देखने के लिए बनाया था। और ये सेम ईमेल उस लेडी के सभी दोस्तों को भी आया था और क्यूरियोसिटी के चलते उसने उसको डाउनलोड भी कर लिया। खैर, कुछ ही देर के बाद में जब वो लेडी अपनी फोटो ले रही होती है, तभी उसे अपने रूम में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, यानी कि इस ऐप ने खुद को ऑनलाइन कर लिया था। ये एक श्राप था जो कि अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका था। टेक्नोलॉजी को ज्यादा ही डेवलप हो चुकी थी। और जब वो चेक करने जाती है तो सीसॉप नाम का ऐप, यानी कि सीसॉप ने इसका नाम अपने ही नाम पे रखा था, यानी कि सीसॉप ऐप अपने आप ओपन हो जाता है और उसे अपने सामने एक बहुत ही भयानक स्पिरिट ऐप में दिखती है, जो कि अगले ही पल उसके ऊपर हमला कर देती है। यानी कि उस लेडी ने भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था और जो जो इस ऐप को इंस्टॉल करेगा वो सभी मारे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसके जरिए डिमोनिक हेल का दरवाजा जो है वो एक्टिवेट हो चुका था, यानी कि खुल गया था, जिसके चलते अब यहाँ पर स्पिरिट्स नहीं थी बल्कि डीमंस आ चुके थे।
और अब दुनिया तबाह होने के कगार पर थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गोस्ट प्रोजेक्ट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।